पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी उसका इजलास था और वहाँ पर आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत की। अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदे उस इजलास में मौजूद थे। कुछ 78 पार्टिसिपेंट्स थे। DGISI ने ओवरऑल जो अफ़गान सिचुएशन थी और बाकी जो सिक्योरिटी के मैटर्स हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी शुरा को, और आर्मी चीफ ने और DG ने दोनों ने सवालात के जवाब भी दिए। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा फिर गैर हाज़िर थे, जो एक अफसोसनाक पहलू है। और एक ऐसे मौके के ऊपर जिस इजलास के अंदर ये तज़किरा किया गया कि पाकिस्तान के TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये कई दिनों से ख़बरें चल रही थी और मैंने गुज़श्ता हफ़्ते भी इसका जिक्र किया था कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में तज़किरा होना चाहिए कि कौन सी बातें हो रही हैं, किन किन लाइन्स पे हो रही हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, पार्लियामेंट उसकी ओनरशिप ले उस पूरे प्रोसेस की। वो आज इजलास को बताया गया कि हमारा जंग बंदी के ऊपर TTP के साथ माहिदा तय पा गया और प्राइम मिनिस्टर उस इजलास में नहीं थे। TLP को कालदम हैसियत उसकी ख़त्म कर दी गई, उस पर पाबंदी हटा ली गई। ये भी इजलास में तफसीलात ज़िक्र हुआ होगा, मेरे पास पूरी तफसील है नहीं क्योंकि इन कैमरा इजलास था। वज़ीर आज़म उस इजलास में मौजूद फिर नहीं थे। MQM ने उनके दफातर बंद हैं जब से कराची के अंदर ऑपरेशन किया गया था। सितंबर 2013 में वो हमने एंटी टेररिज्म एक्ट को अमेंड करके खसूसी इख्तियारात रेंजर्स को दिए थे। उसके तहत 90 और दीगर ऐसी जगहें जहाँ रेंजर्स कार्रवाई कर रहे थे और कुछ नो गो एरियाज़ थे, वहाँ पर कुछ दफ्तरों को बंद किया गया था। बंद इसलिए किया गया था कि बाज़ जगहों से असला मिला, बाज़ जगहों से ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही थी जिसको MQM लंदन के साथ एसोसिएट किया गया और कहा गया कि कराची के अंदर बाज़ जो टेररिज्म के वाक़यात हैं उनसे मुंसलिक है। MQM ने आज के इजलास में अपने वो बंद दफातर खोलने का मुतालबा किया और वज़ीर आज़म उस इजलास में एबसेंट थे। मालूम नहीं MQM मुतालबा किससे कर रही थी क्योंकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ही नहीं थे, तो मुतालबा किससे करना था। इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात बैंड आउटफिट, और आज उनका बयान सामने आ गया कि अगर TLP को इजाज़त है तो फिर हमें भी दें, नहीं तो हम भी एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। पाकिस्तानी सियासत किस तरफ को जा रही है? पाकिस्तान ने एक लंबी कुर्बानियों के बाद इस कौम के बेटों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। हम कहते हैं 80,000 या 85,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, लेकिन एक चीज़ पेश नज़र रहनी चाहिए कि किसी जंग में 65-71 की जंग में भी उतने फ़ौज के जवानों ने शहादत नहीं पाई या पुलिस के उतने जवानों ने किसी और वाक़े में शहादत नहीं पाई जितने 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान के सिपाहियों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस कौम को, इसकी हिफाजत को, इसके दिफा को मजबूत बनाया। हमारे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं और आपके बेटे हैं जो फ़ौज के अंदर है। कोई रोबोट्स नहीं है, इंसान है। अपनी औलादें हैं जो हम पाकिस्तान की फ़ौज में या पुलिस में भेजते हैं इसलिए कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फ़साद 2 बड़े ऑपरेशन हमने लॉन्च किए। लाखों की, मिलियंस की तादाद में लोगों को डिस्प्लेस किया, पूरे इलाके खाली किए और दोबारा उनको बसाया कि इन दहशत गर्दों से हम अपने उन इलाकों को साफ़ कर सकें। कुछ ऐसे वाक़यात थे वो कौमों की ज़िंदगी में डिफ़ाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, अपनी राह मुतय्यन करते हैं। मेरे ख़्याल में उन चंद एक वाक़यात के अंदर जो परेड लेन बॉम्बिंग का वाक़या पिंडी में हुआ था, जिसमें फ़ौज की 3 नस्लें जो थीं, दादा बेटा पोता, तीनों फ़ौज में और तीनों शहीद हो गए। एक वो था, एक APS अटैक था जिसमें 150 बच्चे शहीद हो गए। इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात नहीं हो सकते कि कौम अपनी राह का तयन कर ले। क्या वो लोग जो उन वाक़यात में मुलव्वस थे, वो ग्रुप्स जो उसके पीछे थे, क्या उनसे हम एग्रीमेंट कर सकते हैं? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इस तमाम अरसे में बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल थी जहाँ हमारे मेहमान जो सियासी लोग आते थे वो भी खुलकर बात करना पसंद नहीं थे करते, किसी और से पूछते थे तो वो भी गुरेज़ करते थे। उस अरसे में भी इन तमाम इशूज़ को रेज़ करता रहूँ, और आज अगर बात हो रही है और खुफिया तरीके से हो रही है तो उससे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू हो ही नहीं सकता।